हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक से जुड़े हुए कुछ लेसन्स। इस लेसन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका हम लोग नाम देंगे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 16, 17 एंड 18। बेसिकली अगर देखा जाए तो ग्रुप नंबर 16, 17 एंड 18 ये बिलोंग करते हैं पी ब्लॉक्स को। पीरियोडिक टेबल को अगर आप लोग देखें तो यू विल रियलाइज कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं। पता है आप लोगों को? पीरियोडिक टेबल दिखने में एक कहीं ऐसी डायग्राम है ना। पीरियोडिक टेबल को अगर देखें तो पीरियोडिक टेबल एक ऐसी डायग्राम होती है। ये है पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल को अगर हम लोग देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम लोग क्लासीफाई करते हैं इनटू द 4 ब्लॉक्स। 4 ब्लॉक में हम लोग क्लासीफाई करते हैं। एक होता है एस ब्लॉक जो कि पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है। पीरियोडिक टेबल के मिडल में जो ब्लॉक प्रेजेंट होता है इसे हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं इन्हें। एक्सट्रीम राइट में जो प्रेजेंट होता है इसे हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक। एंड पीरियोडिक टेबल के बॉटम में भी हम लोग कुछ दिखाते हैं, वहाँ पर एलिमेंट्स हम लोग रखते हैं एफ ब्लॉक के। सर अब ये एस, टी, डी एंड एफ ये ब्लॉक ऐसे क्यों कहे गए? इसके पीछे कुछ रीज़न होगा। तो हाँ, एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय जब डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस किसी भी ऑर्बिटल में जाता है एलिमेंट उस ब्लॉक को बिलोंग करता है। मतलब क्या चेक करते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6। इसका कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा है 1s2 2s2 2p2। छठवां वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गया? p में। क्या इसलिए पीरियोडिक टेबल में अगर कार्बन को ढूंढना है तो कार्बन इस साइड में दिखेगा पी ब्लॉक के अंदर। चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए, सोडियम को ले लीजिए जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। कॉन्फ़िगरेशन अगर देखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s1। आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में चला गया? s ऑर्बिटल में गया। इसलिए सोडियम किस ब्लॉक का मेंबर बन जाएगा? s ब्लॉक का मेंबर बन जाता है। सिमिलरली डी ब्लॉक के मेंबर के बारे में भी ऐसी डेफिनेशन बनाई जाती है एंड ए ब्लॉक के मेंबर के बारे में भी ऐसी डेफिनेशन बनाई जाती है। एट प्रेजेंट डे टोटल 118 एलिमेंट्स तक पीरियोडिक टेबल अरेंज किया गया है। एंड पीरियोडिक टेबल में आज के तारीख में 118 एलिमेंट्स है। पीरियोडिक टेबल की बात अगर करें तो आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ग्रुप जिसे हम लोग दूसरा नाम देते हैं कॉलम्स, तो ये कॉलम्स होते हैं 1 to 18, राइट 1 to 18। एंड जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं पीरियड्स, ये जो पीरियड्स होते हैं ये होते हैं 7। टोटल कितने पीरियड्स होते हैं? 7। देखिए ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2। देन उसके बाद यहाँ पर ग्रुप नंबर 3 स्टार्ट होता है। 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं ये ग्रुप। एंड पी ब्लॉक में अगर देखें तो 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। मतलब ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक जो एलिमेंट्स है दे विल कंस्टिट्यूट अ पी ब्लॉक। एंड इसमें हम लोगों को किसकी स्टडी करके रखनी है? ग्रुप नंबर 16, 17 एंड 18 की मेंबर्स की स्टडी करनी है। नाउ आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स याद करने पड़ेंगे, बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछा जाता है। एंड एक बार किसी एक ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में पता चलता है तो हम लोग उसके बाजू वाले ग्रुप के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर बहुत ही ईजीली बना सकते हैं। जैसे ग्रुप नंबर 13 की अगर बात करते हैं, मतलब पूरा पी ब्लॉक हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक का जो ग्रुप है वो कौन सा है? दैट इज पी ब्लॉक है। अब ग्रुप नंबर 13 में पहला जो मेंबर होता है वो होता है बोरॉन, उसके नीचे प्रेजेंट होता है एल्यूमिनियम। देन इसके नीचे प्रेजेंट होता है गैलियम। देन इसके पीछे प्रेजेंट होता है
इंडियम एंड देन TH, दैट इज थैलियम। TH की जगह यहाँ पर होता है Tl, थैलियम। यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कुछ अलग होता है, राइट। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। देन ग्रुप नंबर 14 में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनके एटॉमिक नंबर्स देखिए, 5, 13, 31, 49 एंड देन 81, एंड ये है 81 पे। देन एक ग्रुप के मेंबर्स अगर आप लोगों को मिले तो उसके बाजू वाले मेंबर्स को सिर्फ याद रखना है, एटॉमिक नंबर्स पता चल जाते हैं। यहाँ से यहाँ पे जाओगे तो कितने से काउंट बढ़ गया, 1 से। तो 5 के बाद क्या रहेगा, 6, 13 के बाद 14, देन 32, देन 50, देन ये क्या रहेगा, 82 रहेगा। देन 15 पे चले तो 15 पे नाइट्रोजन होता है, देन फॉस्फोरस होता है, देन आर्सेनिक होता है, देन एंटीमनी होता है, एंड देन बिस्मथ होता है। 16, 17, 18 ये तो स्टडी करनी है, दैट इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। 17 पे जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन ये मेंबर्स होते हैं। एंड 18 में देखें तो हीलियम, देन नियॉन, देन उसके बाद आर्गॉन, देन क्रिप्टॉन, देन जेनॉन, एंड देन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं रेडॉन। अब ये देखिए पीरियड्स की अगर बात करें तो ये पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड, ये तीसरा पीरियड, एंड ये है फोर्थ वाला पीरियड, ये फिफ्थ वाला पीरियड, ये सिक्स्थ वाला पीरियड हो गया, एंड यहाँ पर रहेगा 7th वाला पीरियड। तो 7th वाले पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं ये रेडियो एक्टिव होते हैं। ये कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव। इनके जो सिंबल्स है ये अलग अलग तरीके से इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम लोग बनाकर दिखाते हैं। तो पी ब्लॉक क्या है, ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आपके सामने आ गए। अब सबसे बड़ा काम तो ये बन जाता है कि सर पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स को लर्न कैसे करें। देखिए एटॉमिक नंबर के बारे में मैंने आपको बताया कि बस यहाँ से चालू करिए, एंडिंग तक आप लोगों को मिल जाता है। पी ऑर्बिटल की टोटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की कैपेसिटी होती है 6, इसलिए 6 ग्रुप है। देखिए 13 to 18 ये टोटल 6 ग्रुप है, यहाँ पर 6 एलिमेंट्स भी है। 5, 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 13, 14, ये हो जाएगा 15, ये 16 हो जाएगा, ये 17, ये क्या होगा 18, ये 31, 32, ये 33 रहेगा, ये 34 बनेगा, ये 35, ये 36 बन जाएगा, बराबर है गाइस। देन 49, 50 हो गया, ये रहेगा 51, ये देखिए ये रहेगा 52 पे, ये रहेगा 53 पे, ये होता है 54 पे। देन 81, 82 हो गया, 83 पे बिस्मथ है, देन ये पोलोनियम है, दैट इज एट 84। एंड एस्टाटाइन की बात करें तो ये 85, और रेडॉन की बात करें तो यहाँ पर होता है 86। ये इनके एटॉमिक नंबर्स है, राइट। तो एटॉमिक नंबर्स भी आप लोग एकदम इजीली लर्न कर सकते हैं। अब ये तो हो गए पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। सवाल तो ये आता है कि सर इतने सारे एलिमेंट्स को हम लोग याद कैसे करें, है ना। याद तो करना पड़ेगा, एटलीस्ट 16, 17, 18 जो हमारे 12th के बोर्ड के सिलेबस में उन्हें तो लर्न करके ही रखना पड़ेगा। तो इन एलिमेंट्स को कैसे लर्न करना चाहिए, इनके लिए मैं आप लोगों के मतलब इन्हें लर्न करने के लिए आप लोगों के लिए कुछ ट्रिक्स लाया हूँ। आप लोगों को बहुत ही ईजीली ये सारे के सारे एलिमेंट्स लर्न हो जाएंगे। देखते हैं कौन सी ट्रिक हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये पीरियोडिक टेबल का पी ब्लॉक मैंने बोर्ड पे रखा है। मैं पूरे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे कैसे आप लोग उसे याद रख सकते हैं। स्टार्टिंग विद द ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 की अगर बात करें तो इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, कुछ निमोनिक बनाते। देखिए मैं कुछ लिखने वाला हूँ। मैंने पहली लाइन लिखी है कि बाल गणेश इन थाईलैंड, राइट। बाल गणेश कहाँ पर है, थाईलैंड में है। यहाँ पर देखिए ये बोरॉन, ये एल्यूमिनियम, ये गैलियम, ये इंडियम एंड ये है थैलियम, ठीक है।
बाल गणेश इन थाईलैंड से आप लोगों का काम बन गया ग्रुप नंबर 13 का। अब ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 14 के लिए मैं निमोनिक बनाता हूँ। ये देखिए, चले शिवजी संग पार्वती। अरे भैया, तो बाल गणेश थाईलैंड में, तो उसके माँ बाप क्या करें, वो भी उसके पीछे चले जाएंगे। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN टीन एंड पार्वती में PB है ये एलिमेंट्स। देन उसके बाद ग्रुप नंबर 15 को कैसे याद रखें, तो ग्रुप नंबर 15 के लिए आप लोग ट्रिक बना सकते हैं। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास्त, सारे के सारे सेलिब्रिटी है, इन्हें कौन सा टेंशन है, इसलिए ये कैसे है, बिंदास्त है। देखिए, नाना नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, देन सब एंटीमनी एंड दिस इज बिस्मथ। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास्त। अब ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16 की अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है, दैट इज उससे टेपो, मतलब कुछ भी कॉपी करना है तो उससे कॉपी कर लीजिए। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, है ना। या फिर उसके बाद देखिए तो ये टेलोरियम है एंड ये है पोलोनियम। ग्रुप नंबर 17 की बात करते हैं तो ग्रुप नंबर 17 को आप कैसे याद रख सकते हैं, तो ग्रुप नंबर 17 को हम लोग कुछ ऐसे याद रख सकते हैं, दैट इज फसल ब्राइट। कैसे याद रख सकते हैं, फसल ब्राइट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। एंड ग्रुप नंबर 18 की अगर बात करें तो उसके लिए मैं ट्रिक दे रहा हूं। ये लीजिए, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, है ना, थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन फिर भी बहुत इजीली लर्न करना है हमें। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ये देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन। देन एक्सरे पे आपको फोकस करना है, इट इज जेनॉन, एंड रंगीन में Rn, दैट इज रेडॉन। तो ये सारे के सारे जो P ब्लॉक के मेंबर्स है, आप लोग बहुत ही इजीली इन्हें क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं इस सिंपल ट्रिक के द्वारा। गाइस, अब हमें स्टडी करनी है कहाँ पर, ग्रुप नंबर 16 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक की। तो ये जो 13, 14, 15 है, इससे हम लोग कम कर देते हैं। हमारे काम का पीरियोडिक टेबल अब कौन सा है, ये 3 ग्रुप्स हमें स्टडी करने हैं। अब ग्रुप नंबर 16, 17, 18 के जो मेंबर्स हैं, इनके हम लोग कई सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्हें कलेक्टिवली हम लोग पढ़ते जाएंगे, 16, 17 एंड उसके बाद तुरंत 17 के बाद 18। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट देयर ऑकरेंस। अगर हम लोग ऑकरेंस की बात करते हैं तो ग्रुप नंबर 16 के मेंबर्स के बारे में सोचिए, क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। देखिए, दिस इज ऑक्सीजन, देन उसके बाद सल्फर होता है, देन सेलेनियम होता है, देन टेलोरियम होता है एंड फाइनली क्या होता है, पोलोनियम होता है। इनका सिंबल देखिए, ऑक्सीजन का O8 है एटॉमिक नंबर, देन सल्फर 16, देन उसके बाद सेलेनियम का सिंबल देखिए तो Se है, जिसका एटॉमिक नंबर आपने 34 पढ़ा है। देन उसके बाद अगर हम लोग जाएं तो टेलोरियम है, तो टेलोरियम का अगर आप लोग सिंबल देखते हैं Te होगा। एटॉमिक नंबर अगर देखें तो ये हो जाएगा 52 एंड पोलोनियम का कितना आ रहा है, 84 आ रहा है, राइट। इसमें ऑकरेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन, इट इज़ द मोस्ट abundant एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ और इन आवर एटमोसफियर ऑल्सो। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की अगर आप बात करते हैं तो बाय परसेंटेज वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखते हैं तो ये एयर में इतना % प्रेजेंट होता है। आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ के रखा होगा कि पूरे एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज हम लोग 21 देखते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट कितना होता है, 20.95, विच इज़ नथिंग बट द 21% बाय वॉल्यूम। एंड पूरे अर्थ क्रस्ट में अगर हम लोग देखें तो परसेंटेज बाय मास
परसेंटेज बाय मास फाइंड आउट करते हैं तो 46.6% जो कि सबसे ज़्यादा है, राइट। सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट आप लोगों को मिलता है? ऑक्सीजन। क्यों ऐसा? क्योंकि बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं ये उनके ऑक्साइड्स के फॉर्म में आप लोगों को मिलते हैं, या फिर कई सारे एलिमेंट्स इनके सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं। एंड यही रीज़न है कि जो ग्रुप नंबर 16 के जो मेंबर्स हैं इन्हें एक और नाम दिया जाता है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज चाल्कोजेंस। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस मतलब क्या? ओवर फॉर्मिंग। चाल्कोजेन का मतलब होता है ओवर फॉर्मिंग या फिर कंपाउंड फॉर्मिंग। मीन्स बाकी ग्रुप के एलिमेंट्स को भी अगर देखें तो वो हमें ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं, सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं, सेलेनाइड के फॉर्म में मिलते हैं, टेलुराइड के फॉर्म में मिलते हैं। तो ये जब दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं? चाल्कोजेंस देते हैं। तो ऑक्सीजन देखिए, परसेंटेज बाय वॉल्यूम उसका एयर के अंदर कितना है? ऑलमोस्ट 21% है। एंड परसेंटेज बाय मास इन द अर्थ क्रस्ट अगर हम लोग देखें तो ये होता है 46.6%, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा मिलने वाला ये एलिमेंट है, ठीक है। देन इसके बाद चलते हैं सल्फर। नाउ सल्फर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सल्फर आप लोगों को कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। इसका परसेंटेज अगर हम लोग देखते हैं परसेंटेज बाय मास तो ये काफ़ी कम होता है, नियर अबाउट 0.034% होता है। एंड सल्फर हम लोगों को सल्फेट के फॉर्म में मिलता है, हम लोगों को ये सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलता है। कैसे? अगर हम लोग सल्फेट्स की बात करते हैं तो सल्फेट्स कौन कौन से? तो एक तो जिप्सम, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू ट्वाइस ऑफ H2O। देन इसके बाद इप्सम। इप्सम सॉल्ट का अगर हम लोग फार्मूला देखते हैं तो जो इप्सम सॉल्ट है इसका फॉर्मूला हम लोग देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट इंटू 7H2O, राइट। इसके अलावा ये प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ बेराइट। बेराइट मतलब क्या? तो बेराइट मतलब होता है बेरियम सल्फेट। देखिए तो ये सल्फेट्स के रूप में आप लोगों को मिला। सल्फर आप लोगों को सल्फाइड्स के रूप में भी मिलता है। अगर हम लोग सल्फाइड्स की बात करते हैं तो ये अलग अलग फॉर्म में आपको मिलता है। देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके अलावा गैलेना मतलब होता है लीड सल्फाइड, मतलब क्या होता है? लीड सल्फाइड। इसके अलावा सिन्नाबार, सिन्नाबार का मतलब होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ये आपको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड मतलब होता है जिंक सल्फाइड, राइट। अब इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो सल्फर हेयर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। देन इसके अलावा एग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है क्योंकि अमीनो एसिड है, राइट। तो इतनी सारी चीज़ों में सल्फर प्रेजेंट रह सकता है। देन इसके बाद हम लोग चलेंगे सेलेनियम एंड टेलुरियम। सेलेनियम जो होता है ये कई सारे एलिमेंट के साथ आप लोगों को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ सेलेनाइड्स। एंड टेलुरियम जो होता है ये आप लोगों को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ द टेलुराइड। तो मेटल के सेलेनाइड्स हो सकते हैं या फिर नॉन मेटल के सेलेनाइड्स हो सकते हैं। एंड जैसे सेलेनाइड्स हो सकते हैं वैसे टेलुराइड्स भी हो सकते हैं। अगर हम लोग पोलोनियम की बात करते हैं गाइस, तो पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसीलिए ये आप लोगों को रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन से मिलता है। जब थोरियम एंड यूरेनियम, थोरियम एंड यूरेनियम ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि रेडियो एक्टिव है। तो इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जब डिके होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, रेडियो एक्टिविटी मतलब क्या? एक ऐसा फिनोमिना जिसमें अनस्टेबल एलिमेंट, अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने आप टूट जाता है छोटे न्यूक्लियस में बाय द इमिशन ऑफ अल्फा, बीटा और गैमा रेज। तो ये आप लोगों को देते हैं पोलोनियम, राइट। एंड पोलोनियम ये जो वर्ड है इट कम्स फ्रॉम द पोलैंड। सबसे पहले इसे पोलैंड में आइसोलेट करके देखा गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया पोलोनियम। तो ये हो गया ग्रुप नंबर 16 का ऑकरेंस। क्लियर है? ग्रुप नंबर 16 के मेंबर क्या है? तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम है। एंड इसे कैसे लर्न करके रखा आप लोगों ने? उससे टेपो। अब ग्रुप नंबर 17 के ऑकरेंस के बारे में पढ़ते हैं। गाइस ग्रुप नंबर 17 की जो मेंबर्स है वो कौन से हैं? तो ऑब्वियसली पहला मेंबर क्या होता है? फ्लोरीन।
राइट। सेकेंड मेंबर को हम लोग कहते हैं क्लोरीन, आपको पता है ये चीज़ें, ऐसा नहीं कि नहीं। थर्ड वाला जो मेंबर है दैट इज व्हाट, ब्रोमीन, सिंबल होता है Br। देन आयोडीन, आई सिंबल है इसका। एंड आखिरी में एस्टाटाइन, राइट, जिसका सिंबल हम लोग देते हैं 80। एटॉमिक नंबर की बात करें तो फ्लोरीन का 9 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, ब्रोमीन का 35 होता है। अगर हम लोग आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 एंड इसका एटॉमिक नंबर हम लोग 85 लेते हैं। गाइस, ग्रुप नंबर 17 के जो मेंबर्स होते हैं इन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है हैलोजेंस। हैलोजेंस इसलिए क्योंकि हैलो का मतलब होता है सॉल्ट एंड जीन का मतलब होता है फॉर्मिंग टेंडेंसी। मीन्स यू कैन से कि ये जो मेंबर्स हैं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जब कंबाइन होते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है हैलोजेंस। फर्दर सारे के सारे जो हैलोजेंस है दीज आर हाईली रिएक्टिव, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है एंड रिएक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण ये आप लोगों को कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते, ये हमेशा आप लोगों को कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। जैसे फ्लोरीन की अगर बात करते हैं तो फ्लोरीन ये हमें फ्लोराइड्स के फॉर्म में मिलते हैं। किस फॉर्म में मिलते हैं? फ्लोराइड्स के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो दैट इज कैल्शियम फ्लोराइड। इस कैल्शियम फ्लोराइड को कहा जाता है फ्लोरोस्पर, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्लोरोस्पर। देन एक और कंपाउंड है Na3F6 जिसे हम लोग क्रायोलाइट के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें भी फ्लोरीन प्रेजेंट है। देन इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एक और कंपाउंड होता है जिसे हम लोग कहते हैं फ्लोरोपेटाइट। एपेटाइट फैमिली का ये मेंबर है जिसका फॉर्मूला होता है थ्राइस CA3PO4/2 × CaF2, राइट। ये है फ्लोरीन के कुछ कंपाउंड्स, इसमें फ्लोरीन प्रेजेंट होता है। फ्लोरीन इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इट इज़ फाउंड इन द सॉइल, इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व इन फ्रेश वाटर प्लांट्स के अंदर भी होता है एंड फ्लोरीन लिविंग सिस्टम के अंदर भी होता है, हमारी बॉडी में भी है। फॉर एग्जाम्पल बोन्स एंड टीथ्स, इसके अंदर हमें फ्लोरीन मिलता है इन द फॉर्म ऑफ द फ्लोराइड। क्या आपको पता है कि हम लोग जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसमें फ्लोरीन का रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्लोराइड्स अगर नहीं मिले बोन्स को एंड टीथ्स को तो बोन्स ब्रिटल हो सकते हैं एंड टीथ्स में शाइनिंग जो होती है हमारी इनामेल की वो इसके कारण होती है, फ्लोरोपेटाइट के कारण ये कम हो सकती है। देन रही बात बाकी हैलोजेंस की, तो बाकी की जो हैलोजेंस है जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी वाटर बिकॉज सी वाटर कंटेन्स क्लोराइड्स, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। पूरे समंदर को अगर हम लोग ड्राई करते हैं तो सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा मिलता है, दैट इज़ 2.5% बाय मास। अगर हम लोग क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन हमें एक और से मिलता है जिसका नाम होता है कर्नालाइट। अब कर्नालाइट क्या है? तो कर्नालाइट कंबाइन और होती है KCl MgCl2 × 6H2O। क्लोरीन आपको यहाँ से भी मिलता है हॉर्न सिल्वर, दैट इज कॉल्ड एज सिल्वर क्लोराइड, राइट। ब्रोमीन भी हमें वही से मिल जाता है। अगर हम लोग आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन इट इज़ ऑब्टेन्ड इन द मराइन लाइफ। मराइन लाइफ मतलब क्या? समुद्र के अंदर ग्रो करने वाले, जैसे कि सी वीड्स की अगर बात करते हैं, समुद्र के अंदर जो वीड्स ग्रो होते हैं इसके अंदर 0.5% तक आयोडीन हो सकता है। क्या हो सकता है? 0.5% तक आयोडीन हो सकता है। इसके अलावा आयोडीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है चाइल्ड सॉल्ट पीटर। सर अब ये क्या है? तो चाइल्ड सॉल्ट पीटर मतलब होता है सोडियम नाइट्रेट। इसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट होता है एज अ सोडियम आयोडेट। क्या प्रेजेंट होता है? सोडियम आयोडेट। देख लीजिए ये आयोडीन है इसके अंदर। अगर आप लोग एस्टाटाइन की बात करते हैं तो एस्टाटाइन ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है एंड देयरफॉर ये आप लोगों को कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम द रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन
ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम वगैरह, राइट। तो ये हो गया ऑकरेंस किसका, ग्रुप नंबर 17 के मेंबर्स का। अब पढ़ते हैं ऑकरेंस ऑफ ग्रुप नंबर 18 मेंबर्स। ग्रुप नंबर 18 के जो मेंबर्स होते हैं इन्हें बहुत सारे नाम होते हैं गाइस। दीज आर कॉल्ड एज इनर्ट गैसेस, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज नोबल गैसेस, राइट। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज रेयर गैसेस, इसे हम लोग रेयर गैसेस भी कहते हैं। एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, इसे इतने सारे नाम होते हैं, राइट। रेयर, रेयर का मतलब बहुत कम। नोबल एंड इनर्ट का मीनिंग एक ही होता है, दैट इज केमिकली नॉन रिएक्टिव। अब ग्रुप नंबर 18 के मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो पहला मेंबर हीलियम होता है, देन नियॉन होता है, देन आर्गॉन होता है, देन क्रिप्टॉन, देन जेनॉन एंड फाइनली क्या होता है, रेडॉन होता है, राइट। नाउ ये जो मेंबर्स है इनर्ट गैसेस है, जैसा इनका नाम है रेयर गैसेस, तो इनका ऑकरेंस काफ़ी कम होता है, नियर अबाउट, बड़ी मुश्किल से ये 1% तक प्रेजेंट होते हैं इन द एयर। कहाँ पर, इन द एयर। इनका जो मोस्ट कॉमन सोर्स होता है वो होता है नेचुरल गैस, एयर। अगर हम लोग इनमें देखते हैं तो हीलियम गैस जो होती है एंड नियॉन भी जो होता है, इट इज़ अ मेनली, हीलियम इज मेनली ऑकर्ड इन द नेचुरल गैस। इसका इंपॉर्टेंट सोर्स एक ही है, दैट इज नेचुरल गैसेस, मतलब एयर। हीलियम एंड नियॉन की अगर हम बात करते हैं तो हीलियम एंड नियॉन ऑकर्स इन minerals of रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के मिनरल्स होते हैं ये इनके अंदर मिल जाते हैं, जिसमें कुछ नाम अगर हम लोग देखें तो कुछ में प्रेजेंट होता है मोनाजाइट जो कि थोरियम का ओर होता है। इसके अलावा पिच ब्लेंड जो कि यूरेनियम का ओर होता है। देन अगेन एक और होता है क्लिवाइट, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के मिनरल्स होते हैं, इनके साथ कभी कभी ये एसोसिएटेड होते हैं। अगर हम लोग इनकी बात करते हैं जेनॉन एंड रेडॉन, तो इन्हें हम लोग कहते हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर, एंड इन्हें हम लोग कहते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। रेडॉन की अगर बात करते हो गाइस तो रेडॉन ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बराबर है, एंड इट इज अ रेडियो एक्टिव डीके प्रोडक्ट, इज अ रेडियो एक्टिव डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम 226। मतलब क्या, ऐसा रेडियम जिसका एटॉमिक मास कितना है 226 है, बराबर है। एंड ये जो रेडियम होता है, सॉरी ये जो रेडॉन होता है, इस रेडॉन का जो टी हाफ होता है, दैट इज टी हाफ मतलब हाफ लाइफ पीरियड, तो ये होता है नियर अबाउट 3.6 डेज के आसपास। क्या होता है, 3.6 डेज के आसपास इसका आप लोगों को हाफ लाइफ पीरियड मिलता है। इनफैक्ट ये 3.6 नहीं होता, ये होता है 3.8 डेज। देखिए ये हो गया ऑकरेंस किसका, रेडियो सॉरी इनर्ट गैसेस का, मतलब ग्रुप नंबर 18 के मेंबर्स का। तो आप लोगों ने ग्रुप नंबर 16, 17 एंड 18 इन तीनों ग्रुप के जो मेंबर्स हैं इनके ऑकरेंस के बारे में अभी समझ के रखा है। गाइस अब पढ़ते हैं ग्रुप नंबर 16, 17, 18 के मेंबर्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। आप लोगों को 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, 2 मार्क का पूछा जा सकता है या 3 मार्क का पूछा जा सकता है। अगर 1, 2 या 3 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, ऐसा क्वेश्चन देता है तो ना वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लोगों ने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर के केस में, तो हमें पता है कि हम लोग कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंडेंस करते समय हम लोग यूज़ करते हैं एलिमेंट्स के पहले आने वाले इनर्ट गैसेस को, बराबर है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा का पूरा हमें लिखने की ज़रूरत ना पड़े। इनफैक्ट अगर लिखना भी है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आप लोगों को हमेशा रेफर करना चाहिए अबव प्रिंसिपल को, ऐसा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिया था। तो अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्रुप नंबर 16 के मेंबर्स।
ना ग्रुप नंबर 16 के मेंबर्स मतलब कौन सी फैमिली, तो ऑक्सीजन की फैमिली। ठीक है, अब ऑक्सीजन की फैमिली यहाँ पर देखिए मैं एलिमेंट के सिंबल लिख देता हूँ और उनके एटॉमिक नंबर एंड सेकेंड कॉलम में बना देते हैं इनके कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। गाइस जब आप लोग ग्रुप नंबर 16 के मेंबर्स का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे तो उसी टाइम 17 के मेंबर्स पढ़िए, 18 के मेंबर्स पढ़िए, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट होता है। यहाँ पर इन तीनों ग्रुप के मेंबर्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को अगर आपको याद रखना है तो आपको ग्रुप नंबर 16 के मेंबर्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पता होने चाहिए एंड उनके एटॉमिक नंबर्स पता होने चाहिए। अगर हम लोग ये मेंबर लिख देता हूँ, आप लोग एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं। तो ऑक्सीजन पहला मेंबर होता है ग्रुप नंबर 16 का, एटॉमिक नंबर 8 होता है। सेकेंड मेंबर सल्फर होता है, एटॉमिक नंबर 16 आपने पढ़ा। देन सेलेनियम आप लोगों ने पढ़ा, थर्ड मेंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है 34 होता है। देन इसके बाद अगर हम लोग जाते हैं तो टेलोरियम, टेलोरियम नेक्स्ट मेंबर होता है जिसका एटॉमिक नंबर आपको मिलता है 52 एंड फाइनली पोलोनियम जिसका एटॉमिक नंबर 84। एक चीज़ याद रखिए, ये पीरियोडिक टेबल में कौन से पीरियड को बिलोंग करते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। मतलब क्वांटम नंबर कौन सा यूज़ करना पड़ेगा आपको, 2 से लेके 6 तक का। अब इसका एटॉमिक नंबर 8 है तो इसका कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ऐसे लिखते हैं, हेलियम 2 हो गया मतलब 1s2 कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या बचा 2s2 2p4 बच गया, 2s2 2p4। देन सेलेनियम सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हम लोग यूज़ करेंगे नियॉन 3s2 3p4। सेलेनियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आप लोग यूज़ करेंगे एर्गॉन, एर्गॉन के बाद 3d10 4s2 4p4। देखिए 34 हुए कि नहीं हुए, ये कितने 18 हो गए, 18 और ये 2 20 10 30 और 4 34 हो गया। देन टेलोरियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आप लोग इस्तेमाल करेंगे क्रिप्टॉन को, क्यों, क्योंकि क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 होता है। इसके बाद आएगा 4d10 5s2 5p4 आएगा। देन इसके बाद पोलोनियम, अब पोलोनियम का कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा जेनॉन को जिसका एटॉमिक नंबर 54 मतलब 54 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो गए। इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा ऐसा 4f14 5d10 6s2 6p4 राइट। अब मज़ेदार चीज़ ये है कि सबके पास देखिए आखिरी वाले शेल में s2p4 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 आ गया, s2p4। तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ग्रुप नंबर 16 के मेंबर्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोग देखें तो आपको मिलेगा ns2np4। क्या मिलेगा ns2np4। इससे आपको समझ में आता है गाइस कि ग्रुप नंबर 17 के मेंबर्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलना चाहिए ns2np5। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाओगे तो एटॉमिक नंबर 1 से बड़ा, एटॉमिक नंबर 1 से बड़ा मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने से बढ़ेगा 1 से, और वो बढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा p में, क्योंकि p की कैपेसिटी 6 की होती है। तो ये 4 ग्रुप नंबर 17 में 5 एंड ग्रुप नंबर 18 में कितना जाएगा 6 जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ ग्रुप नंबर 16 का बराबर पढ़िए और 17 का अगर लिखना है तो +1 करिए, 18 का लिखना है तो उसमें +1 करिए। देखिए ग्रुप नंबर 17 की कॉन्फ़िगरेशन की तरफ हम लोग चलते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं हैलोजन फैमिली। अब हैलोजन फैमिली के एलिमेंट्स को अगर देखते हैं तो आपके पास एलिमेंट क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन। एटॉमिक नंबर्स याद नहीं है तो इनके पास से ले लीजिए, 8 के बाद 9 होता है, देन 17 आएगा, देन 35 आएगा, देन 53 आएगा एंड देन 85 आएगा। अगर आप लोग इनके कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं, कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन को भी अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या देगा, मैंने कहा कि इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा वो क्या आएगा ns2np5 आएगा। देखिए आता है या नहीं, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा हेलियम 2s2 2p5 आ गया, क्लियर है। फिर सल्फर का देखिए तो सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने लिखा है नियॉन 3s2 3p4, तो ये क्या आएगा क्लोरीन का, तो नियॉन 3s2 3p5 आएगा।
ब्रोमीन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे आर्गॉन, ये बन जाएगा 3D10 4s2 4p5, राइट। देन आयोडीन के लिए बनेगा क्रिप्टॉन 4D10 5s2 5p5। एस्टाडाइन के लिए क्या बनाएंगे, तो जेनॉन को यूज करेंगे, जेनॉन 4f14, देन उसके बाद 5D10, देन 6s2 एंड 6p5 है गाइस। देखिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन से समझ में आता है। तो ये ग्रुप नंबर 17 के मेंबर्स का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आप लोग ग्रुप नंबर 18 के मेंबर्स का कॉन्फ़िगरेशन नहीं बना सकते क्या, तो बहुत इजीली बनाया जा सकता है। अगर आप लोग ग्रुप नंबर 18 पे जाते हैं तो आप लोगों के पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर एक एलिमेंट ज़्यादा है, हेलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। हेलियम के नीचे नियॉन, देखिए ये 9, ये कौन पे एटॉमिक नंबर 10। देन आर्गॉन ये होता है 18, आर्गॉन के बाद क्रिप्टॉन ये होता है 36, देन जेनॉन ये होता है 54 एंड फाइनली रहेगा रेडॉन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या लेंगे आप लोग 86 लेंगे। अब इसका तो कॉन्फ़िगरेशन आप कंडेंस नहीं कर सकते, ये 1s2 होता है ना। सर आपने बताया था कि आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाता है एलिमेंट उस ब्लॉक को बिलोंग करता है, तो उसके हिसाब से हीलियम एस ब्लॉक में होना चाहिए था। ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता क्या, बन सकता है, लेकिन बावजूद इसके आप लोगों ने हीलियम को ग्रुप नंबर 18 में रखा है। इसका रीज़न क्या देंगे, इसका रीज़न ये है क्योंकि इसका एक ही शेल है जो कि आउटर मोस्ट बन गया और वो कंप्लीट भरा हुआ है। पहला ही शेल है ना, और पहले शेल की कैपेसिटी 2 होती है। और बाकी मेंबर्स को देखेंगे तो यू विल ऑब्जर्व कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कंप्लीट शेल हो गया। तो कंप्लीट शेल हो गया, इसीलिए हम लोग हीलियम को किन के साथ रखते हैं, इन गैसेस के साथ। क्लियर। अब नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो इसके लिए यूज़ क्या करेंगे, हीलियम, हीलियम 2s2 2p6, देखिए आउटर मोस्ट शेल भर गया, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। आर्गॉन इसके लिए यूज़ करेंगे नियॉन 3s2 3p6, देन क्रिप्टॉन इसके लिए यूज़ करेंगे आर्गॉन को, तो आर्गॉन के बाद 3d10 4s2 4p6 होगा। देन इसके लिए यूज़ करेंगे क्रिप्टॉन को, दैट इज 4d10 5s2 5p6 बनेगा। देन इसके लिए यूज़ करोगे जेनॉन को, जेनॉन 4f14, देन उसके बाद 5d10 6s2 एंड 6p6। देखिए इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन के आ गया, ns2 np6 एक्सेप्ट हीलियम। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आप लोग अगर एक साथ पढ़ते हैं तो इट्स बेटर, बहुत ही इजीली आप लोग इसे मेमोराइज कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। हालांकि ये जो वर्ड है ये ज़्यादा सुटेबल नहीं होता, लेकिन फिर भी दिया है। इन्हें हम लोग कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। बेसिकली क्या कहते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। कई सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 16 से लेके 18 तक, जिसमें पहली प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ एटॉमिक रेडाई, एटॉमिक रेडाई और आयोनिक रेडाई। देखिए एटॉमिक रेडाई मतलब आयन का रेडियस, ऐसा होगा क्या, नहीं। एटॉमिक रेडाई मतलब एटम का रेडियस एंड आयोनिक रेडाई मतलब आयन का रेडियस होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एटॉमिक साइज। नाउ गाइस एक चीज़ याद रखिए, पीरियोडिक टेबल में हम लोग जो स्टडी करते हैं वो इस तरीके से स्टडी करते हैं, लेफ्ट टू राइट, इसे आप लोग कहते हो पीरियड, एंड टॉप टू बॉटम इसे आप लोग क्या कहते हो, ग्रुप। नाउ साइज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो साइज़ के बारे में एक सिंपल कंसेप्ट ये होता है कि किसी भी ग्रुप में जब डाउन द ग्रुप आप लोग जाते हो तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसका रीज़न ये है कि इसमें नए नए शेल ऐड होते हैं। देख लीजिए ग्रुप नंबर ये 16 है, ये 17, ये 18। साइज़ की अगर बात करते हैं तो सर ये वैल्यूज़ क्या हमें लर्न करनी है, बिल्कुल नहीं, कुछ भी यहाँ से लर्न करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझना है। मैंने कहा था कि ग्रुप में डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ क्या होता है, इंक्रीज होता है। देखिए 66 से लेके 146 इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ,
ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पे नए नए शेल ऐड होंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आपने कभी ऐसा पढ़ा होगा 2 and 6। कितने शेल है इसके पास? 2 ही है। सल्फर की बात करें तो एटॉमिक नंबर 16 आप लोग देते हो एंड कॉन्फ़िगरेशन 286 नहीं देते क्या? 1 2 3 शेल ऐड हो गए। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे ग्रुप में वैसे वैसे नए नए शेल ऐड होंगे। एज अ रिजल्ट एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये 16 में भी आपको दिखता है, ग्रुप नंबर 17 में नहीं दिख रहा है क्या? देखिए यहाँ पर भी वही है। एंड ग्रुप नंबर 18 में देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। तो एटॉमिक साइज और आयोनिक रेडियस ये क्लियर है, ठीक है। नाउ एटॉमिक साइज की अगर हम लोग बात करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस इन अ पीरियड। पर्टिकुलर पीरियड में जब जाते हो तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। जैसे ऑक्सीजन के बाद आप लोगों ने फ्लोरीन को रखा एंड देन नियॉन को रखा, राइट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक साइज डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पर साइज इंक्रीज होता है। सर आप ही ने कहा और आप ही कह रहे गलत है। हाँ, डाउन द ग्रुप एकदम क्लियर है कि साइज बढ़ते जाएगा, लेकिन पीरियोडिक टेबल में जब पीरियड में स्टडी करते हैं तो पीरियड में हम लोग जैसे जैसे एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है अप टू द हैलोजन। पर्टिकुलर पीरियड में सबसे छोटा साइज होता है हैलोजन का एंड सबसे बड़ा साइज होता है उसके बाजू वाले इनर्ट गैसेस का। सर ऐसा क्यों? पीरियड तो 18 में ख़त्म होना चाहिए, बराबर ना। ग्रुप नंबर 18 पे जब जाओगे तो पीरियड क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। और मैंने ये कहा कि पीरियड में एटॉमिक साइज कम होता है, तो इसका मतलब 18 का साइज सबसे छोटा आना चाहिए था, उल्टा हो गया। 18 के मेंबर का साइज सबसे बड़ा आता है, उसका रीज़न है। देखिए अगर आप ऑक्सीजन से फ्लोरीन जाते तो साइज क्यों कम होता है? तो ऑक्सीजन के पास कितने शेल प्रेजेंट है गाइस? 2 and 6। फ्लोरीन के पास कितने शेल प्रेजेंट है? 2 ही, 2 and 7। देखिए जब शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं उसी टाइम पे न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ेगा एंड बढ़ा हुआ पॉजिटिव चार्ज बढ़े हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण शेल सिकुड़ जाता है। तो पीरियड में साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। सर यहाँ पर क्यों नहीं? इसका रीज़न ये है कि नियॉन एटॉमिक नंबर 10 कॉन्फ़िगरेशन 2 and 8 जो शेल की कैपेसिटी है वो कैपेसिटी पूरी भर गई और पूरी कैपेसिटी भरने के कारण इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए शेल में। माना कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? रिपल्शन। तो रिपल्शन होने के कारण जो शेल है वो थोड़ा सा फैल जाता है। एज अ रिजल्ट इसका साइज बड़ा मिलेगा। देखिए ऑक्सीजन का 66 है, फ्लोरीन का 64 है, लेकिन नियॉन का 166 है, 160 हो गया। क्लियर है ये भी चीज़? तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, दैट इज एटॉमिक रेडियम एंड द आयोनिक रेडियम। पीरियड में एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। वही ग्रुप में क्या हो जाता है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो इसे हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसे रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे डेल्टा IH, या फिर कई सारे बुक में आप लोगों को मिलेगा डेल्टा आयन H, ये नाम मिलता है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? जस्ट इमेजिन कि आपके पास कोई एक एटम का स्ट्रक्चर ऐसा है। तो ये देखिए ये बाहर वाला शेल हो गया गाइज। ये जो बाहर वाला शेल होता है इसे हम लोग कहते हैं आउटर मोस्ट शेल, या फिर इसी को आप लोग कहते हो वैलेंस शेल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। एंड वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इसे हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। एंथैल्पी का दूसरा नाम एनर्जी ही है। तो अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या फिर मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो उसके लिए आपको एनर्जी लगेगी एंड वो एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। नाउ आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात अगर करें तो एक चीज़ की तरफ ध्यान रखना, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी लगती है। नाउ यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है
तो लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या कहते हैं इसे? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो उसके लिए जो एनर्जी लगेगी इसे हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंड गाइस, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि किसी भी एटम में से, सपोज करिए ये एक एटम है, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसके ऊपर 1+ का चार्ज हो जाएगा। इसमें जो एनर्जी लगी उसे हम लोग कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सर दूसरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? नहीं, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है। जब यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो चार्ज हो जाएगा 2+ का, इलेक्ट्रॉन बाहर एंड डेल्टा H2 हो जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा H2 की वैल्यू ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाला हम लोगों ने? पॉजिटिवली चार्ज आयन से। क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया एंड पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तगड़ा हो गया, जिसके कारण दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इससे भी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, नाउ आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड समझते। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। मतलब क्या? साइज अगर छोटा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये भी तो होता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी इन अ पीरियड एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी इन द ग्रुप। हाँ, क्यों होगी? क्योंकि पीरियड में साइज छोटा छोटा होता जाता है एंड ग्रुप में साइज बढ़ता है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। देखिए, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ऑक्सीजन से लेके पोलोनियम तक डिक्रीज हुई कि नहीं हुई? क्लोरीन से लेके क्लोरीन आयोडीन तक डिक्रीज हो गई। हेलियम से लेके रेडॉन तक डिक्रीज हुई कि नहीं हुई? हो गई डिक्रीज। इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड में इंक्रीज होती है, ऐसा हम लोगों ने कहा है। ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन को कंपेयर करिए। ऑक्सीजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है? 13-14 एंड फ्लोरीन की कितनी है? 16-18। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। ठीक, अब गाइस यहाँ पर एक मज़ेदार क्वेश्चन ऐसा आप लोगों को पूछा जाता है एग्जाम में कि ग्रुप नंबर 15 एंड ग्रुप नंबर 16। सर ग्रुप नंबर 15 तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो आता है। ग्रुप नंबर 15 के जो मेंबर्स होते हैं, ग्रुप नंबर 15, इनकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है ये ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 16 के मेंबर्स की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि नहीं होना चाहिए था सर। क्यों? क्योंकि 15 to 16 जब जाते हैं इसका मतलब वी आर ट्रेवलिंग इन द पीरियड। एग्जाम्पल चेक करिए, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ये पीरियड में है। तो जैसा रूल हम लोगों ने अभी तक पढ़ा उसके हिसाब से ऑक्सीजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने आपको क्या क्वेश्चन पूछा कि 15 के जो मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन लिया, 15 के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी 16 के मेंबर्स के फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के मुकाबले ज़्यादा होती है। वाई? एक्सप्लेन करके दो। आप लोग साइज के हिसाब से जाते हैं तो 16 के मेंबर का साइज ज़्यादा है सर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी नहीं हो रही। हाँ, इसका रीज़न है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप नंबर 15 की जो मेंबर्स हैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP3 एंड ग्रुप नंबर 16 के मेंबर्स को अगर देखें तो NS2NP4। इसे और सॉल्व करिए, NS2NP3 ऐसा होता है, देखिए होता है NS2NP3 ऐसा होगा एंड NS2NP4 कैसा होगा? तो ये कुछ ऐसा होगा, NS2NP4 कुछ ऐसा होता है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें p ऑर्बिटल एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, आधा भरा हुआ है, बराबर है। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली हाफ फील्ड है क्या? नहीं है। एंड हाफ फील्ड भरा हुआ जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है? स्टेबल होता है गाइज।
इसीलिए ग्रुप नंबर 15 के मेंबर्स की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप नंबर 16 के मेंबर्स से ज़्यादा होती है। ग्रुप नंबर 16 के केस में हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, लेकिन सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी? 16 की, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये Np3 बनेगा, ये Np2 बन जाएगा। तो अब सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी कम होगी और इसकी ज़्यादा होगी। तो ये क्वेश्चन क्लियर है। ग्रुप नंबर 15 के जो मेंबर्स है उनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्रुप नंबर 16 मेंबर्स। या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनको मिलाकर, एक्सप्लेन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द ऑक्सीजन। सेकेंड की बराबर याद रखेंगे, सेकेंड में ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी और नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देन थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? तो इसके बारे में ये कहा जाता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट्सेल्फ टुवर्ड्स इट्सेल्फ इन अ बॉन्ड। मतलब क्या? मतलब सपोज करिए कि A एंड B के बीच में बॉन्ड है, तो ये दो अलग अलग एटम है, तो दो अलग अलग एटम है, तो दो में से कोई एक एटम इस बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा दिखाता है, उसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। सपोज करिए अगर हम लोग मानते हैं कि B की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की पेयर है ये किसके तरफ थोड़ी सी शिफ्ट मिलेगी आपको? B की तरफ। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की डेफिनेशन। नाउ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड क्या होता है? तो उससे पहले ये कंसेप्ट याद रखिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। मतलब क्या? जिसका साइज छोटा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा। तो ऐसी बात अगर है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पीरियड में क्या होगी? पीरियड में इंक्रीज होगी, बराबर है, एंड ग्रुप में क्या होगी? डिक्रीज होगी। चेक कर लीजिए है कि नहीं। 16, 17, 18 ग्रुप आपके पास है। ग्रुप नंबर 16 में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ता है। 17 में भी लागू है, 18 में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो इनर्ट गैसेस है, ये इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की टेंडेंसी नहीं दिखाते। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेने की टेंडेंसी तो बिल्कुल ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन खींचने की इनकी कोई इच्छा नहीं होती। राइट। अब पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग देखते हैं तो फ्लोरीन इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट किसे माना जाता है? फ्लोरीन को, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 4 है, देख लीजिए। फ्लोरीन के बाद सेकेंड नंबर पे होता है ऑक्सीजन, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 होती है। पूरे पीरियोडिक टेबल का गुंडा एक है फ्लोरीन, वो सारे के सारे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। उसके बाद किसका नंबर? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन सबसे इलेक्ट्रॉन खींच सकता है एक्सेप्ट फ्लोरीन। अब देखिए हम लोगों ने ये भी कहा कि पीरियड में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती है, मतलब ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन है, तो ऑक्सीजन की 3.5 है, फ्लोरीन की क्या है? 4 है, बढ़ गई। सो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कंसेप्ट क्लियर, बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये। अब फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में क्या ख्याल है? देखिए ग्रुप नंबर 16 एंड 17, ग्रुप नंबर 16 एंड 17 के जो मेंबर्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है ये डाउन द ग्रुप इट बिकम्स लेस निगेटिव। इट बिकम्स व्हाट? लेस निगेटिव होती है, ऐसा कहना है क्या? चेक कर लीजिए। ग्रुप नंबर 16 में सर -141 देन 200, यहाँ पे तो ट्विस्ट है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक चेक करें बराबर है, लेस निगेटिव है। यहाँ पर भी ट्विस्ट है, यहाँ से यहाँ बराबर है, एंड यहाँ पर तो पॉजिटिव वैल्यूज है ना, इसका अलग रीज़न है। ग्रुप नंबर 18 के जो मेंबर्स होते हैं, ग्रुप नंबर 18 के मेंबर्स की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ये पॉजिटिव होती है। क्यों पॉजिटिव होती है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करते। आपने अगर इलेक्ट्रॉन दिया तब भी जबरदस्ती करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन जबरदस्ती का मतलब एनर्जी देना,
है ना। तो एनर्जी लगेगी, इसलिए ग्रुप नंबर 18 के मेंबर्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। लेकिन सर सवाल तो यहाँ पे फंस रहा है। आपने कहा कि ग्रुप नंबर 16 एंड 17 के जो मेंबर्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप लेस नेगेटिव होती है, लेकिन 16 में एंड 17 में भी दिख रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर्स में ट्विस्ट है ना। ऑक्सीजन, यहाँ पर दो क्वेश्चन अब पूछे जा सकते हैं कि ऑक्सीजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर के मुकाबले लेस नेगेटिव क्यों है, जबकि होना क्या चाहिए था, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा निगेटिव और सल्फर की कम निगेटिव होनी चाहिए थी। सोचिए, ऑक्सीजन साइज बनाते हैं ऑक्सीजन का, एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, तो इसके पास कितने शेल है 2, ये पहला शेल ये दूसरा शेल। मान लीजिए कि ऑक्सीजन का साइज इतना है, ठीक है ना। तो फिर सल्फर का साइज बनाकर देखते हैं। तो सल्फर एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड 6, कितने शेल है 3, ये 1 ये 2 और ये 3 शेल। देखिए गाइस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब ये अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेके एनायन में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन गेन लेगा ना। तो इनमें इलेक्ट्रॉन भेजने की कोशिश करिए, इसमें भी इलेक्ट्रॉन भेजने की कोशिश करिए। यहाँ पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल के, इनके बीच में रिपल्शन है एंड ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में अट्रैक्शन है, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी छोटा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को कम करना चाहेगा और इसमें इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिलीज होगी, मतलब लेस निगेटिव वैल्यू, बराबर है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। इसलिए ऑक्सीजन के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू लेस निगेटिव है। लेकिन सर सल्फर के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? सल्फर के केस में ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आने की कोशिश करेगा तो इनके बीच में रिपल्शन तो होगा, लेकिन ये थोड़ा दूर है, ये थोड़ा दूर है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन का जो पावर है वो थोड़ा सा कम है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आएगा तो कम एनर्जी निकलेगी, मतलब ज़्यादा निगेटिव वैल्यू यहाँ से निकलेगी। क्लियर है? यही रीज़न आप लोगों को फ्लोरीन एंड क्लोरीन में मिलता है। देखिए, फ्लोरीन एंड क्लोरीन जस्ट बिकॉज ऑफ देयर साइज ना, तो साइज के कारण फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के मुकाबले लेस निगेटिव होती है गाइस। अब एक क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि सल्फर एंड क्लोरीन इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज है 1000 किलो जूल पर मोल एंड क्लोरीन की कितनी है 1256 किलो जूल पर मोल, बराबर है ना। तो आप लोगों को क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ट्रेंड क्या होगा, तो इसमें ट्रेंड क्यों मिलेगा सल्फर एंड क्लोरीन। ये देखिए, सल्फर एंड क्लोरीन पीरियड में आते हैं, ये 16 ये 17, बराबर है, एंड पीरियड में साइज क्या होता है, छोटा होता है। साइज अगर छोटा होता है तो ऐसे केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर अगर क्वेश्चन देखते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आप लोगों को एकदम क्लियर कट ट्रेंड मिलता है, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इसीलिए सल्फर की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आ गया, हाँ आपके नोट्स में मिलेगा। तो सल्फर की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये कम है एज कंपेयर टू फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का साइज कम होता है एज कंपेयर टू द सल्फर साइज।